नमस्कार। भारत के इतिहास में ना वीरता और त्याग की कहानियां भरी पड़ी हैं, लेकिन एक अध्याय कुछ खास है। हम बात कर रहे हैं उन योद्धाओं की जिनकी पूरी जिंदगी का मकसद एक ही था, सम्मान की रक्षा। ये वीर कहलाए राजपूत। आज हम इसी सम्मान, इसी शौर्य की भावना को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। बिल्कुल। और आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, इसका आधार है द इटर्नल वैलर ऑफ द राजपूत्स नाम का एक लेख। ये लेख सिर्फ कहानियां नहीं बताता, बल्कि उन सिद्धांतों को, उस आप कह सकती हैं उस जज्बे को समझने में मदद करता है जिससे राजपूतों की पहचान बनी। हाँ, तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस लेख के जरिए समझें कि राजपूतों के लिए सम्मान सिर्फ एक शब्द क्यों नहीं था, मतलब ये उनका धर्म कैसे बन गया। और वो जो बात कही जाती है कि वो डरते नहीं थे, हंसकर रणभूमि में जाते थे, इसके पीछे क्या सोच थी? क्यों आज भी महाराणा प्रताप या रानी पद्मिनी हमें प्रेरणा देते हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेख कहता है, और ये बात बहुत सुनी भी जाती है, कि जहां दूसरे डरते थे, राजपूत हंसकर रणभूमि में जाते थे। ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर नहीं लगता? नहीं, लेख के हिसाब से ये बढ़ा चढ़ाकर नहीं, बल्कि उनके चरित्र का, उनकी पहचान का हिस्सा था, उनकी निर्भीकता का प्रतीक। इसे समझने के लिए हमें उनका नजरिया देखना होगा। देखिए, उनके लिए युद्ध भूमि एक तरह से नियति तय करने की जगह थी, डरने की नहीं। उनका मानना था कि वीर गति पाना वो कायर की तरह जीने से कहीं बेहतर है। और उनकी तलवार, लेख इस पर जोर देता है, वो सिर्फ खून बहाने के लिए नहीं थी, वो उनके क्षत्रिय धर्म का प्रतीक थी। क्षत्रिय धर्म, इसे थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, मतलब योद्धा का कर्तव्य, उसका कोड ऑफ कंडक्ट। लेख बताता है कि इसमें क्या क्या शामिल था। अपना वचन निभाना, शरण में आए की रक्षा करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, और सबसे जरूरी अपने कुल की, अपनी इज्जत, अपने सम्मान की रक्षा करना। तो तलवार उठाना इसी धर्म को निभाने का एक तरीका था, जैसे कोई पवित्र काम हो। ये धर्म, संस्कृति, अपनी पहचान, इन सब की रक्षा का संकल्प था। तो जब तलवार उठती थी, वो किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं होती थी, उससे कहीं बड़ी बात होती थी। ये दिलचस्प है कि तलवार सिर्फ हथियार नहीं थी, उसका एक गहरा मतलब था। अच्छा, तो ये जो योद्धा थे, इनकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं? लेख इनकी उत्पत्ति के बारे में क्या बताता है? लेख इनकी शुरुआत प्राचीन भारत से जोड़ता है, और जो पारंपरिक मान्यताएं हैं जिनका जिक्र लेख में है, वो इन्हें 3 खास वंशों से जोड़ती हैं: सूर्यवंश, चंद्रवंश और अग्निवंश। मतलब माना जाता है कि ये वंश क्रमशः सूर्य देवता, चंद्र देवता और पवित्र अग्नि से पैदा हुए थे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनकी एक तरह से दैवीय उत्पत्ति और शासन करने के अधिकार को मान्यता देती थी। तो ये सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं थी, बल्कि उनकी पहचान का, उनके समाज का आधार थी। बिल्कुल। लेख के मुताबिक इन वंशों की सोच ने उन्हें एक अलग पहचान दी, एक गौरव का एहसास दिया। और इसी पृष्ठभूमि के साथ इन वंशों ने धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों में, खासकर उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में, अपने मजबूत राज्य बनाए। उन्होंने सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़े, बल्कि कला, आर्किटेक्चर, शासन के तरीके, इन सब में भी विकास किया, जिसकी छाप आज भी दिखती है। ये राजवंश सिर्फ राजा नहीं थे, वो अपनी प्रजा के लिए धर्म और सम्मान के रक्षक भी माने जाते थे। और इन्हीं राजवंशों से वो महान योद्धा निकले जिनकी कहानियां आज भी जिंदा हैं। लेख कुछ खास नामों पर जोर देता है। शुरुआत महाराणा प्रताप से करते हैं। मेवाड़ के शासक, नाम सुनते ही लगता है स्वाभिमान, संघर्ष। हाँ, महाराणा प्रताप का संघर्ष तो असाधारण था, और लेख इसे सिर्फ एक राजा का विद्रोह नहीं मानता। ये उस जमाने की सबसे बड़ी ताकत, मुगल बादशाह अकबर, उसके सामने अपने उसूलों की लड़ाई थी। अकबर ने लगभग पूरे भारत को झुका लिया था, पर प्रताप ने मेवाड़ की आज़ादी अपने स्वाभिमान के लिए अधीनता मानने से साफ इनकार कर दिया। लेख बताता है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन बचाने की नहीं थी, ये अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपने पुरखों का सम्मान बचाने की लड़ाई थी। उन्होंने महलों का सुख छोड़ा, अरावली के जंगलों में मुश्किलों में रहे, कहते हैं घास की रोटी तक खाई, पर झुके नहीं। सही कहा, उनका ये संघर्ष तो पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गया। अच्छा, लेख में अगला जिक्र है पृथ्वीराज चौहान का। दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे, तराइन के युद्धों के नायक। पृथ्वीराज चौहान का दौर भारतीय इतिहास का एक बहुत अहम मोड़ था। लेख उन्हें एक, आप कह सकते हैं, दूर की सोचने वाले और हिम्मत वाले शासक की तरह दिखाता है। उन्होंने न सिर्फ अपना राज्य फैलाया,
बल्कि बाहरी हमलावरों, खासकर मोहम्मद गौरी से देश की सरहदों की हिफाजत करने की कोशिश की। उनका पराक्रम, उनकी लीडरशिप और संयोगिता से जुड़ी उनकी प्रेम कहानी भी, ये सब मिलकर उन्हें लोक कथाओं का हीरो बनाते हैं। तराइन की पहली लड़ाई जीतना और फिर दूसरे में हारना और उनका दुखद अंत, ये सब उस जमाने की मुश्किल राजनीति और सैनिक हालात को दिखाता है। और लेख शायद ये भी इशारा करता है कि उनकी कहानी जहां एक तरफ उनकी बहादुरी दिखाती है, वहीं दूसरी तरफ उस वक्त राजपूत राज्यों में एकता की कमी की दुखद कहानी भी कहती है। और वीरता की ये मिसालें सिर्फ पुरुषों तक ही नहीं थीं। लेख रानी पद्मिनी और चित्तौड़ के जौहर का भी जिक्र करता है। ये घटना तो अक्सर बहुत भावुक कर देती है। हाँ, और लेख इसे राजपूत इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक और विवादास्पद लेकिन अहम पहलू बताता है। जौहर यानी हमलावर दुश्मन के हाथों बेइज्जत होने से बचने के लिए औरतों का एक साथ आग में कूद जाना, इसे सम्मान बचाने का आखिरी सबसे चरम कदम माना जाता था। रानी पद्मिनी की कहानी अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर हमले के वक्त की इसी का प्रतीक है। लेख साफ करता है कि ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उस सोच का नतीजा है जहां औरतों के लिए भी सम्मान जान से बढ़कर था। ये एक भयानक चुनाव था, पर उस वक्त के हालात और मूल्यों के हिसाब से इसे वीरता और पवित्रता का काम समझा गया। ये राजपूत औरतों के गजब के साहस और अपने सम्मान के लिए उनकी अटूट निष्ठा को दिखाता है। महाराणा प्रताप का संघर्ष, पृथ्वीराज चौहान का शौर्य, रानी पद्मिनी का बलिदान, ये सारी कहानियां, जैसा लेख बार बार कह रहा है, एक ही बात पर जोर देती हैं। राजपूतों के लिए सम्मान जिंदगी से भी बढ़कर था। हार जीत से ज्यादा जरूरी था अपने उसूलों पर टिके रहना। बिल्कुल, ये उनके जीवन का मूल मंत्र था। इसे हम वो क्षत्रिय धर्म की पराकाष्ठा कह सकते हैं जिसकी हमने पहले बात की थी। लेख के अनुसार उनके लिए युद्ध में पीठ दिखाना या दुश्मन के आगे गिड़गिड़ाना ये मौत से भी बुरा था। जबान दे दी तो उसे निभाना, चाहे जो हो जाए। शरण में आए दुश्मन की भी हिफाजत करना, ये सिद्धांत उनके हर फैसले में झलकते थे। हारना बेइज्जती नहीं थी अगर लड़ाई सम्मान से लड़ी गई हो, बेइज्जती थी अपने उसूलों से समझौता करना। और ये नैतिकता सिर्फ लड़ाई के मैदान में नहीं, उनकी आम जिंदगी का भी हिस्सा थी। और शायद यही, अपने सम्मान और उसूलों के लिए लड़ने का जज्बा, उन्हें वो एक अदम्य शक्ति देता था। लेख में एक लाइन है, राजपूत कभी हार नहीं मानते थे। इसका क्या मतलब है? युद्ध तो वो हारे भी थे, हाँ बिल्कुल हारे थे, युद्ध में तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन यहां हार ना मानने का मतलब सिर्फ शारीरिक हार से नहीं है। ये उनकी मानसिक मजबूती, उनकी आत्मा की अजेयता की बात है। लेख इस बात पर जोर देता है कि भले ही उनका राज्य छिन जाए, वो लड़ाई हार जाएं, लेकिन जब तक उनके अंदर लड़ने का हौसला और सम्मान की भावना जिंदा रहती थी, वो खुद को हारा हुआ नहीं मानते थे। उनका संघर्ष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चल सकता था। ये एक ऐसी भावना थी जो उन्हें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी झुकने नहीं देती थी। और उनकी निष्ठा अपने मालिक के लिए, अपने वचन के लिए, अपने कुल और अपने सिद्धांतों के लिए, ये इस भावना को और मजबूत करती थी। तो ये सिर्फ शारीरिक ताकत या लड़ने की कला की बात नहीं थी, ये एक चारित्रिक मजबूती, एक अंदरूनी शक्ति, यही उनकी विरासत का सार है। लेख के अनुसार ये गुण सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है, बल्कि आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। ये ऐसे मानवीय मूल्य हैं जो किसी भी ज़माने, किसी भी समाज के लिए ज़रूरी हैं। राजपूतों ने इन मूल्यों को जिस हद तक जिया और निभाया, वो उन्हें इतिहास में एक खास जगह दिलाता है। और इस विरासत का असर आज भी महसूस होता है। लेख एक बड़ी दिलचस्प बात कहता है कि आज भी जब हम राजपूत शब्द सुनते हैं, तो दिमाग में अपने आप ही वीरता, गर्व, आत्मसम्मान ऐसी भावनाएं आ जाती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये शब्द अब सिर्फ किसी एक जाति या वंश का नाम नहीं रह गया है। सदियों के इतिहास और इन वीर गाथाओं के जरिए ये शब्द उन मूल्यों का प्रतीक बन गया है जिनकी हम बात कर रहे थे, साहस, शौर्य, निष्ठा और सबसे बढ़कर सम्मान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा। लेख बताता है कि ये शब्द उस शानदार अतीत, उन आदर्शों और उन बलिदानों की एक सामूहिक याद को अपने अंदर समेटे हुए हैं। इसलिए जब ये शब्द सुनाई देता है तो ये सिर्फ एक नाम नहीं होता, बल्कि भावनाओं का एक पूरा समुंदर उमड़ पड़ता है। ये इतिहास के साथ इतना जुड़ गया है कि प्रतिक्रिया अपने आप होती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने देखा कि कैसे राजपूतों की पहचान उनके सम्मान की रक्षा के अटूट इरादे से जुड़ी थी। ये सिर्फ नारा नहीं, जीने का तरीका था, उनका धर्म था। हमने उनकी उत्पत्ति की मान्यताओं को समझा, सूर्यवंश,
चंद्रवंश, अग्निवंश और कैसे इन वंशों ने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में मजबूत और गौरवशाली राज्य कायम किए, जिन्होंने कला और संस्कृति पर भी असर डाला। फिर हमें उन अमर वीर गाथाओं को याद किया जो इसी सम्मान के आदर्श को जीती जागती मिसाल देती हैं। महाराणा प्रताप का स्वाभिमान से भरा संघर्ष, पृथ्वीराज चौहान का बाहरी हमलावरों के खिलाफ शौर्य और रानी पद्मिनी का अपने सम्मान के लिए किया गया वो चरम बलिदान। ये कहानियां हमें बताती हैं कि उनके लिए जिंदगी अहम थी, पर सम्मान उससे भी ऊपर था। बिल्कुल। और उनकी वो हार न मानने वाली भावना, उनका साहस, शौर्य, निष्ठा, ये सब मिलकर उनकी एक ऐसी विरासत बनाते हैं जो सिर्फ किलों और खंडरों में नहीं बल्कि हमारे मूल्यों में आज भी जिंदा है। ये विरासत हमें याद दिलाती है कि उसूलों पर टिके रहने का क्या मतलब होता है। सही कहा। और ये विरासत आज भी राजपूत शब्द के जरिए महसूस होती है, जो सुनते ही वीरता, गर्व और आत्मसम्मान जगाता है। ये महज एक शब्द नहीं, बल्कि उस इतिहास और उन मूल्यों की परछाई है जिनके लिए वो जिए और मरे। उनका साहस और शौर्य सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि एक जीती जागती प्रेरणा है। और अंत में ये सोचना वाकई दिलचस्प है, जैसा कि लेख भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सम्मान का ये जो विचार है जिसके लिए राजपूतों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो अलग-अलग जमानों और संस्कृतियों में कितना अलग-अलग रूप लेता है। क्या हर समाज में सम्मान का मतलब एक ही होता है? हाँ, और इससे भी जुड़ा एक अहम सवाल ये उठता है कि आज के इस आधुनिक बदलते हुए समाज में, जहां मूल्यों की परिभाषाएं लगातार बदल रही हैं, इस तरह के सम्मान, चाहे वो निजी हो या सामूहिक, का हमारी जिंदगी में क्या मकाम है या क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।